भोली भैंस का दूध। सूरजपुर गांव में किशोर नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। किशोर के पास उसके पिताजी की दी हुई एक भैंस थी। वो भैंस बहुत ही भोली थी। किशोर उसे बहुत प्यार करता था। वो भैंस भी किशोर को बहुत चाहती थी। किशोर एक अच्छा मिस्त्री भी था। वो बहुत अच्छे मकान बनाया करता था। किशोर जब भी घर से बाहर काम पे जाता तो भोली भैंस उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती। किशोर काम करता रहता और भैंस वहां पे चारा चरती रहती। अरे किशोर, ले आ गई तेरी भैंस। मैं कहता ना था तेरी भैंस तेरे बिना रह नहीं पाएगी। हाँ यार महेश, तुम ठीक कहते हो। इस भैंस के साथ लगाव ही इतना है। वो तो ठीक है किशोर, लेकिन क्या तेरे बाद तेरे बच्चे इसकी सेवा करेंगे? भाई महेश, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन किशोर और महेश ये नहीं जानते थे कि उनका ये मजाक एक दिन सच होने वाला है। एक दिन काम करते करते एक दुर्घटना में किशोर की मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसकी भैंस को पहुंचता है। वो खाना पीना छोड़ देती है। इस बात से किशोर के परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहां किशोर के चाचा आते हैं और वो किशोर के बेटे से कहते हैं, बेटा घबराओ मत, तुम भी अपने पिताजी की तरह इसकी खूब सेवा करो। फिर देखना ये भैंस चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। और वैसे ये भैंस नहीं, ये तो भोली है, भोली। किशोर के बेटे सुरेश ने उनकी बात मान ली और वो भोली की सेवा करने लगा। चंद दिनों में भोली बिल्कुल पहले जैसी हो गई और वो किशोर की ही तरह सुरेश से भी प्यार करने लगी। जहाँ जहाँ सुरेश जाता वहाँ वहाँ उसके पीछे आ जाती। एक दिन सुरेश को शहर से नौकरी का बहुत अच्छा ऑफर आया और सुरेश नौकरी करने शहर चला गया। सुरेश के जाने के बाद उसकी भैंस उदास रहने लगी। तब सुरेश की माँ ने सुरेश को फोन करके कहा, क्या कह रही हो माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही वापस आता हूँ। सुरेश अपने घर वापस आ जाता है और सुरेश को देखते ही भोली फिर से खुश हो जाती है और खूब सारा दूध दही देने लगती है। भोली का दूध देखकर सुरेश के मन में एक विचार आता है और वो अपना दूध का कारोबार शुरू कर देता है। और भोली के आशीर्वाद से वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता है। अपना काम बढ़ने पर सुरेश भोली से कहता है, भोली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे रास्ता दिखाया, तुमने मुझे घर में रहकर तुम्हारी सेवा करने का मौका दिया और घर में ही रहकर अपने कमाई का जरिया बताया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और भोली सिर हिलाकर सुरेश की हाँ में हाँ करती है। मयूर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर जंगल के पास रहा करता था। उसके 2 अंडे हुए, जिन्हें देख देखकर वो बहुत खुश होता था। एक दिन वो अपने अंडों से बातें कर रहा था कि अचानक तेज बारिश आ गई। मोर खुशी के मारे झूमने लगा, नाचने लगा। आहा, कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। देखो मेरे प्यारे अंडों, मौसम इतना सुहाना है। मोर जोर जोर से नाचने लगा, बारिश का आनंद लेने लगा। वो खुशी में इस तरह से झूम रहा था कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वो घायल हो गया। मेरा पैर, मेरा पैर! इतना बड़ा पत्थर, ये यहाँ किसने रखा? मेरे पैर पर इतना बड़ा घाव! ओह भगवान, बहुत दर्द हो रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या करूं? मोर अभी तकलीफ से कराह ही रहा था कि अचानक सामने से हाथी ने उसे कराहते हुए सुना और उसके पास आया। तभी अचानक बारिश भी बंद हो गई। हाथी ने कहा, अरे मोर, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से घायल हो? तुम्हारा तो बहुत खून बह गया है। आओ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन जैसे ही मोर ने खड़े होने की कोशिश की, वो फिर से धड़ाम से गिर गया। ओह नहीं नहीं हाथी भाई, उठना बहुत मुश्किल है।
मुझे तो अपने अंडों की फिक्र हो रही है। नाचते नाचते मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मेरे दोनों अंडे अकेले होंगे। तूफान का मौसम है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूर मोर, तुम चिंता मत करो, कोई उपाय जरूर निकालते हैं। हाथी बहुत सोचता है और बहुत सोचने के बाद अपनी सूंड से मयूर मोर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर तक ले आता है। दोनों अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। ओह, शुक्रिया शुक्रिया हाथी भाई, आज इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे बहुत काम आए हो। मेरे अंडे अकेले रह जाते और इसी बात का मौका उठाकर जरूर कोई जंगली जानवर मेरे अंडों को खा जाता। अब तुम यहीं ठहरो, अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाता हूँ। उसे लगाने से सुबह तक तुम्हारा पैर एकदम सही हो जाएगा। आगे आगे तुम्हें अपने अंडों का ख्याल रखना है। जब बच्चे आएंगे तो उनकी भी तो खातिर करनी है ना, और मैं हूँ ना उनका मामा, उनको सुरक्षा देने के लिए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाथी जल्दी से जाकर जड़ी बूटी लाता है और मोर के पैर पर लगा देता है। मोर उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने अंडों को बड़े प्यार दुलार से अपनी बाहों में लेकर वहीं सो जाता है। हमें मुसीबत में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। एक गांव में रामू और माला करके पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था शरद और एक बेटी थी स्वप्ना। रामू के पास एक गाय भी थी जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। इतने साल ये काम करके रामू भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। रामू एक दिन सबको बुलाकर ऐसा कहा, अब मुझसे ये काम नहीं होगा बेटा, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। अब से शरद को ही सारा काम संभालना होगा। जी पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन शरद को गाय का देखभाल करना और दूध निकालना तो नहीं आता, इसीलिए वह अपने माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये सब काम मैं अकेले करूं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी ये सब बातें सुन रही उसकी बहन स्वप्ना बोली, भैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कुछ न कुछ करूंगी, बस तुम मेरे बात में हाँ मिलाते जाओ। उसी दिन एक आदमी दूध के लिए उनके घर आया। अरे शरद बेटा, मुझे कुछ दूध चाहिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। इस गांव में आपके यहाँ ही सबसे अच्छे दूध मिलते हैं ना, इसीलिए आप मुझे 1 लीटर दूध देना। जब शरद और स्वप्ना दूध के लिए गाय के पास जाकर दूध निकाला, तभी गाय सिर्फ आधा लीटर ही दूध देती है। शरद जब दूध उस आदमी को दिया, ये क्या है बेटा, ये तो सिर्फ आधा लीटर ही दूध है। तभी शरद कुछ बोलने से पहले ही स्वप्ना ने बोली, काका ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। आपने बोला ना कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा ये दूध तो उसको पिलाकर देखिए, जादू हो जाएगा, जादू। अच्छा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा बोलते ही वह आदमी चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर वही आदमी शरद के घर आता है। बेटा शरद और स्वप्ना, आप कहाँ हो? आपने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही निकली। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको बहुत धन्यवाद। ये लो कुछ पैसे, आप दोनों की भला हो। जब ये बात गांव में फैल गया, सभी लोग उस चमत्कारी गाय का दूध पीने के लिए उसके घर के सामने लाइन लगा देते हैं। अचानक उस चमत्कारी गाय का दूध फेमस हो जाती है और उनका सेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन शरद को ये बात समझ में नहीं आया और स्वप्ना से पूछा, लेकिन स्वप्ना, आखिर बात क्या है? ये सब कैसे हो गया? भैया कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है कि जड़ी बूटियाँ और कुछ ऑर्गेनिक दाना खाने से दूध की विशिष्टता बढ़ जाती है। बस मैंने ऐसा ही ऑर्गेनिक दाना और जड़ी बूटियाँ गाय को खिलाई और हमारी दूध चमत्कारी गाय का दूध बन गया है। है ना सही बात? उस दिन से चमत्कारी दूध बेचकर शरद और स्वप्ना, रामू और माला भी खुशी खुशी रहने लगे। रोता हुआ मुन्ना। शारदा का पति हर सोमवार को घर पर ही रहता था।
क्योंकि उसकी नौकरी में हफ्ते की एक दिन की छुट्टी मिला करती थी। पति पत्नी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे। उनका छोटा सा बेटा जो सिर्फ 6 महीने का था बहुत ही प्यारा था, जिसे देख देख कर वो अपनी जिंदगी जी रहे थे और बहुत खुश थे। एक दिन शारदा अपने पति से कहती है, सारा दिन इसे संभाल संभाल कर मैं तो थक जाती हूँ। कल मैं चाहती हूँ अपनी सहेली को कुछ देर मिलाऊं। कल तुम्हारी छुट्टी है, क्या कुछ देर के लिए मुन्ना को संभाल लोगे? शारदा का पति मान जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। सुबह सुबह निकल जाना और 11-12 बजे तक लौट आना। मुन्ना तो वैसे भी 12 बजे के बाद ही उठता है और मैं भी कल आराम से उठूंगा। पूरे हफ्ते की थकान है भाई। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं सुबह ही निकल जाऊंगी। शारदा अगले दिन सुबह सुबह अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। मेरे मुन्ना, पीछे से ठीक रहना, अपने पापा को तंग मत करना। शारदा तो चली जाती है और मुन्ना और उसके पिता चुपचाप सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मुन्ना को एहसास हो जाता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। वो जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोता हुआ चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है। उसके पापा उसे गोद में उठाते हैं, पूरे घर में घुमाते हैं, दूध की बोतल लाकर उसके मुंह में भी लगाते हैं, लेकिन मुन्ना चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अरे अरे, शारदा कहाँ गई? अरे बाप रे बाप, अब इसे कैसे चुप कराऊं? अरे भगवान, अरे चुप हो जा रे। वो पास वाली मौसी के घर पहुंच जाता है। अरे मौसी, मौसी। अरे अरे, तुम्हारा मुन्ना इतना रोता क्यों है राघव? मौसी, वो शारदा को कुछ काम था, वो अपनी सहेली से मिलने गई है। जरा इसे चुप तो करा दो मौसी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ना मेरे पास। मौसी बहुत कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना चुप ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद शारदा वापस लौट आती है। घर में किसी को ना पाकर वो परेशान हो जाती है। हाँ, मुन्ना, राघव, अरे ये दोनों कहाँ गए? वो इधर उधर मुन्ना को ढूंढने लगती है और बहुत विचलित हो जाती है। हाय राम, मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी उसकी नजर राघव पर जाती है। अरे अरे, मुन्ना कहाँ है? तुम यहाँ अकेले कैसे खड़े हो? वो इससे पहले कि राघव कुछ कहता, मौसी के हाथ में मुन्ना को देखकर शारदा को तसल्ली हुई। वो तुरंत जाकर मुन्ना को अपनी बाहों में भर लेती है और उसे चूमने लगती है। मेरा बच्चा, मेरा लाल। तुरंत मुन्ना हंसने मुस्कुराने लगता है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी मौसी कहती है, अरे राघव, बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, वो बस अपनी माँ को तलाश कर रहा था। अब देख कैसे खुशी से झूम रहा है।